नमस्कार। किसी शायर ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान। बार बार तिनका उठाना पड़ता है, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी जोश और जुनून से युक्त शायरी के साथ आज हम चौहान वंश के पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। कल हमने पार्ट 3 में चौहान वंश के शासक अर्णोराज के बारे में चर्चा की थी। देखो, आप सभी जानते हैं कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। उसके बाद गुवक आया, फिर चंदन राज आया, फिर अजय राज आया, फिर अर्णोराज आया। इसमें आप विशेष ध्यान रखें, वासुदेव चौहान, अजय राज, अर्णोराज। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र जगदेव ने, और स्वयं शासक बन गया था। लेकिन अर्णोराज का दूसरा पुत्र था विग्रहराज चतुर्थ। उसने जगदेव को पराजित किया और स्वयं शासक बन गया। ध्यान रहे कि विग्रहराज चतुर्थ है चौहान वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक हुआ है, जिसके शासन काल में चौहान साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को, किसके शासनकाल को? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहान साम्राज्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। वैसे तो हम सभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में चौहान साम्राज्य का गोल्डन पीरियड किसके काल को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को कहा जाता है। ध्यान रहे कि विग्रहराज चतुर्थ के समय में एक लाहौर का तुर्की शासक था, जिसका नाम था खुसरू शाह। क्या नाम था? खुसरू शाह। उसके आक्रमण हुए थे। अब आप ये सोचोगे कि इसका शासनकाल का समय क्या है? देखो, इसके शासनकाल के समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उनके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1158 ईस्वी से लेकर 1168 ईस्वी तक माना गया है। और इस शासनकाल के दौरान लाहौर के तुर्क शासक, कहां के? लाहौर के तुर्क शासक खुसरू शाह ने आक्रमण किए, जो आक्रमण करते करते बगेरा नामक स्थान तक आ गए। कहां तक आ गए? बगेरा। ये बगेरा राजस्थान में अजमेर के निकट स्थित था। यहां तक पहुंच गए। किंतु अगर दिल्ली लेख के अनुसार देखा जाए तो ये कहा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने इन मलेच्छों को, मलेच्छ किसे कहा जाता है पता है आपको? विदेशी आक्रमणकारियों को। और यहां पर मलेच्छ किसको कहा गया है? तुर्कों को कहा गया है। किसको कहा गया है? तुर्कों को, क्योंकि ये भी एक विदेशी आक्रमणकारी थे। तो दिल्ली लेख के अनुसार ये बताया गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने इन तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया और उन्हें यहां से खदेड़ दिया। और यहां से खदेड़ कर उसने हमारे देश आर्यावर्त के नाम को सार्थक किया। वहीं ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ में यह कहा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अपने मित्रों की, अपने देवालयों की, अपने धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थानों की रक्षा के लिए तुर्कों के साथ युद्ध किया था। दूसरी तरफ बिजोलिया लेख में एक हासी नाम का शब्द मिलता है। किसका?
हांसी नाम का। ये कहा जाता है कि दिल्ली पर अधिकार कर विग्रहराज चतुर्थ ने हांसी पर अपना अधिकार कर लिया था, हांसी पर विजय प्राप्त कर ली थी। और ये हांसी उस समय भारत में मुस्लिम राज्य की बाहरी चौकी थी। क्या थी? बाहरी चौकी थी। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने एक चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था कुमार पाल, उसे भी पराजित किया। और दिल्ली में तोमर वंश के शासकों का शासन था, उन्हें पराजित कर उन्हें अपने सामंत राज्य के रूप में स्थापित किया था। विग्रहराज चतुर्थी के शासन काल में चौहान साम्राज्य की सीमाएं वर्तमान पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में फैल चुकी थी। यानी वर्तमान पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों पर विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और यही कारण था कि उत्तरी भारत में चौहान साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान साम्राज्य का स्वर्णकाल कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से चौहान वंश के साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ विग्रहराज चतुर्थ है, उसने विद्वानों को संरक्षण दिया, कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया और किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। यह कहा जाता है कि वह विद्वानों का आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी एक बहुत बड़ा विद्वान था, जिसने कई कविताएं लिखी, कई नाटक लिखे थे। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वासुदेव चौहान के बाद अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उसका शासनकाल क्या बताया गया? 1158 से 1168 ईस्वी तक। उसके बाद उसके समय कौन से तुर्क शासक ने आक्रमण किया था? खुसरू शाह ने तुर्क आक्रमणकारी कहां तक बढ़ाए थे? बगेरा तक बढ़ाए थे। अब देखो, आप सभी को पता है कि ये हमारा क्या है? राजस्थान। यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? अजमेर। और यहां का शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। यही विग्रहराज चतुर्थ इतिहास में एक दूसरे नाम से और प्रसिद्ध है। वह नाम कौन सा है? बिशल देव। चाहे आप विग्रहराज चतुर्थ कह दो, चाहे आप बिशल देव कह दो, दोनों सही है। विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम क्या है? बिशल देव है। देखो, विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को चौहानों का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को कहा जाता है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थी को एक विद्वान था जिसका नाम था जयानक। उसने कवि बांधव कहा था। संभवतः कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि थी। इसे कवि बांधव ही नहीं बल्कि कटि बांधव भी कहा जाता है। यानी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करता था। उसकी कविताएं रसों से ओतप्रोत थी, इसलिए उसे कवि बांधव कहा गया है, कटि बांधव कहा गया है। इसके अलावा यह शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन शैव धर्म का अनुयायी होने के बाद भी एक धार्मिक सहिष्णु शासक भी था। क्या था? धार्मिक सहिष्णु शासक भी था। ये कहा जाता है कि उसने अपनी धर्म सहिष्णुता का परिचय देते हुए एकादशी के दिन, एकादशी आप सभी को पता है कौन से दिन को कहते हैं? 11 के दिन को कहते हैं। एकादशी के दिन
पशु बलि पर रोक लगा दी थी। किस पर रोक लगाई थी? पशु बलि पर रोक लगा दी थी। ये कहा जाता है कि एक जैन व्यक्ति था जिसका नाम था धर्मघोषक, उसके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु बलि पर रोक लगाई थी। यह एक कवि होने के साथ साथ एक अच्छा नाटककार भी था। उसने संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा। उस नाटक का नाम था हरिकेली विजय, या आप हरकेली भी कह सकते हो, हरिकेली भी कह सकते हो। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये जो हरिकेली नाटक है वह, आपने एक लेखक का नाम सुना होगा जिसका नाम है भारवी, जिसने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था किरातार्जुनीयम। इस ग्रंथ के अनुकरण पर लिखा गया है। भारवी के द्वारा रचित ग्रंथ किरातार्जुनीयम के अनुकरण पर कौन सा नाटक लिखा गया है? हरिकेली। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। जब इस नाटक को एक व्यक्ति था जिसका नाम था किल्ली हॉर्न, उसने पढ़ा तो उसने ये कहा कि विग्रहराज चतुर्थी कालिदास की होड़ करता है। वही एक दूसरा लेखक और हुआ है जो बहुत ही अच्छा लेखक हुआ है जिसका नाम है भवभूति, उसकी भी होड़ करता है। यानी इन हॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की बराबरी किसके साथ की है? कालिदास और भवभूति के साथ की है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है? सरस्वती कंठा भरणी विद्यापीठ। सरस्वती कंठा भरणी विद्यापीठ, जिसमें हरिकेली नाटक में जो पंक्तियां लिखी गई है, जो श्लोक लिखे गए हैं, वो इस संस्कृत पाठशाला में, किसमें? इसे संस्कृत पाठशाला में लिखे गए हैं, इसकी दीवारों पर उकेरे गए हैं। किंतु दुर्भाग्यवश जब तुर्कों ने यहां पर अधिकार किया था, उस समय उन्होंने इस संस्कृत पाठशाला को एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें छल कपट से मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद वह अजमेर में अपना एक व्यक्ति छोड़कर चला गया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब, विशेष ध्यान रखोगे, विशेष ध्यान रखोगे कब की बात है? 1194। कब? 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ को किस में परिवर्तित कर दिया? एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। किस में परिवर्तित कर दिया? एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। और यह मस्जिद राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाई, जिसे इतिहास में क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं। देखो एक पीर हुए यानी एक फकीर हुए जिनका नाम था पंजाबी साहेब। क्या नाम था? पंजाबी साहेब नाम के एक पीर हुए हैं। इनका यहां पर 2.5 दिन का, कितने दिन का? 2.5 दिन का एक उर्स लगता है। उर्स का अर्थ होता है मेला, अपनी भाषा हिंदू में तो कहते हैं मेला, और मुस्लिम व इस्लाम धर्म में उर्स कहा जाता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है, इस कारण इस मस्जिद का नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा बन गया। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया था या 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित किया था? संस्कृत पाठशाला को। उसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। उस विद्यालय का नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ। उसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब शाह नामक एक पीर का यहाँ पर 2.5 दिन का एक उर्स लगता है यानी मेला लगता है। देखो जो हरिकेली नाटक है, उस हरिकेली नाटक में मुख्य रूप से महाभारत युद्ध से पहले भगवान शिव और अर्जुन के मध्य हुए संवाद की चर्चा की गई है। हुआ क्या था कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस युद्ध में बहुत सारे योद्धा भाग लेने वाले हैं, इसलिए तुम एक काम करो, भगवान शिव की तपस्या करो और उनसे दिव्यास्त्र लो। तब उनके कहने पर अर्जुन ने अपने तीर है, कमान है, वो एक पेड़ पर लटका दी और उसके नीचे बैठकर भगवान शिव की तपस्या करने लग गया। ये कहा जाता है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उपस्थित हुए थे और वे एक शिकारी के वेश के रूप में उपस्थित हुए और उधर से एक जानवर जा रहा था, तो उस जानवर पर उधर जैसे ही अर्जुन की आंख खुली तो उधर से अर्जुन ने तीर चलाया और इधर से भगवान शिव ने एक शिकारी के रूप में तीर चलाया। दोनों के तीर जाकर उस जानवर को लगे और दोनों के मध्य झगड़ा हो गया कि ये शिकार मेरा है। तब अर्जुन ने कहा था कि चलो एक बात पर निर्णय कर लेते हैं कि हम दोनों युद्ध करते हैं और दोनों में से जो जीत जाएगा वह शिकार उसी का हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है। जैसे ही अर्जुन ने अपने हाथ तीर को उतारने के लिए बढ़ाए, उससे पहले भगवान शिव ने उसके हाथ को तीरों से बींध दिया। तब अर्जुन ने कहा था कि मुझे संसार में केवल 2-3 व्यक्ति ही पराजित कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जो आप हो नहीं, दूसरे भीष्म पितामह जो भी आप नहीं हो, और तीसरे देवों के देव महादेव भगवान शंकर, भगवान शिव। आप निश्चित रूप से भगवान शिव हो तो भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को कई दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। अब देखो आपको पता है कि विग्रहराज चतुर्थ के 2 नाम हैं। एक तो कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ। दूसरा कौन सा है? विशल देव। देखो विग्रह है राज, पहला नाम तो क्या है? विग्रह है राज, और दूसरा नाम क्या है? विशल देव। विग्रह राज से पहले तो आप लगा दो ललित, यानी पूरा नाम क्या हो गया? ललित विग्रह राज। ये ग्रंथ किसने लिखा सर? ये ग्रंथ लिखा था सोमदेव ने। किसने लिखा था? सोमदेव ने। इस ग्रंथ में कोई एक इंद्रपुरी की राजकुमारी थी। कहां की? इंद्रपुरी की। उस इंद्रपुरी की राजकुमारी के साथ विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों का विवरण दिया गया है। किसमें? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ में। यह ग्रंथ सर किसने लिखा? यह ग्रंथ लिखा था सोमदेव ने। किसने लिखा था? सोमदेव ने। दूसरा नाम क्या है विग्रहराज चतुर्थ का? विशल देव। विशल देव के बाद एक शब्द लगा दो आप, रासो। क्या लगाओगे?
रासो, जिसका लेखक है नरपति नाले है। कहीं पर नरपति नाले अपना नाम नरपति लिखते हैं, कहीं पर वे अपना नाम नाले लिखते हैं, लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है कि नरपति उनकी उपाधि रही होगी और नाले उनका नाम रहा होगा। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें मालवा के एक परमार वंश के शासक थे जिनका नाम था भोज। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजमती। उसके साथ हुए विवाह का, दोनों के मध्य वीरय की स्थिति का, राजमती के रूठकर उड़ीसा जाने का और भोज के द्वारा अपनी पुत्री को बुलाने और विग्रहराज चतुर्थ को मेवाड़े लाने का वर्णन किया गया है। लेकिन यह कहानी ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत प्रतीत होती है, क्योंकि राजा भोज और विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में कम से कम 100 वर्षों का अंतर था। यह हो सकता है कि भोज परमार वंश के राजाओं की उपाधि रही होगी, इसलिए शासक कोई और होगा। ध्यान रहे कि इस प्रकार से हमें लाहौर के तुर्क शासक खुसरू शाह को किस प्रकार से विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया था और विग्रहराज चतुर्थ के साम्राज्य में किस प्रकार से चौहान साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यह हुई अपने विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम चर्चा करेंगे उससे अगले शासक सोमदेव की, जिसकी चर्चा हम कल अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद हमारा सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट टॉपिक चलेगा जो पृथ्वीराज से संबंधित होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से जय जवान, जय किसान।